द बरमूडा ट्रायंगल दुनिया की सबसे रहस्यमय जगहों में से एक ऐसा रहस्यमय त्रिभुज जहां ना जाने कितने जहाज और विमान गायब हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, और उनका आज तक कोई सुराग तक नहीं मिला है। तो दोस्तों, आज हम आपको ऐसी ही जगह के बारे में बताने जा रहे हैं। मैं हूँ रूपानी जोशी। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं बरमूडा ट्रायंगल, जो अटलांटिक ओशियन का एक क्षेत्र है, जो म्यांमार, पोर्टरिको और बरमूडा का एक हिस्सा है और तीनों के छोरों को मिलाकर एक त्रिभुज बनता है। इसी त्रिभुज को बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। इस जगह को जो लोग ऑब्जर्व करते आ रहे हैं, उनका कहना है कि यह त्रिभुज कोई तिलिस्मी शक्ति से परिचालित है और इसका जिक्र 1947 में कोलंबस ने अपनी समुद्री यात्रा के दौरान भी किया है। उनने बताया था कि उन्हें एक अलग ही तरह की रोशनी नजर आई थी और उनका दिशा सूचक यंत्र भी खराब हो गया था। अटलांटिक महासागर के इस हिस्से में ऐसा क्यों होता है, यह आज हम जानेंगे। यह पहेली आज तक अनसुलझी है और इसके बारे में हम जानेंगे 5 महत्वपूर्ण घटना, जिनमें से पहली है यूएस साइक्लोन, जो एक बहुत बड़ा सामान ले जाने वाला जहाज था, जो वर्ल्ड वॉर 1 में अमेरिका के सैन्य बल के लिए फ्यूल इत्यादि सामान सप्लाई करने के लिए यूज किया जाता था। 8 जनवरी 1918 को यह जहाज लेफ्टिनेंट कमांडर वॉलिक के नेतृत्व में रियो जनार्डो जर्मनी के लिए रवाना हुआ और 28 जनवरी को रियो पहुंचकर यह जहाज 2 सप्ताह में वहां पहुंचा और उसके साथ ही इसके बाद बाल्टीमोर के लिए निकल पड़ा। बाल्टीमोर रवाना होने से पहले जहाज को निर्देश दिए गए कि उसे पहले बारबाडोस जाना होगा और वहां से कुछ सामग्री लेते हुए 4 मार्च को वो बाल्टीमोर के लिए रवाना हुआ, जिसके बाद से उस जहाज को ना तो किसी ने देखा है और ना ही उसके बारे में कुछ पता चला है। कुछ लोगों का मानना है कि बारबाडोस से तो निकला था परंतु बाल्टीमोर नहीं पहुंचा, और उन लोगों का मानना है कि कमांडो वॉली, जो एक प्रो जर्मन था और जहाज के यात्री भी उनसे नफरत करते थे, और उसने ही जहाज को डुबो दिया या अपने साथ जर्मनी ले गया। पर इस बात में कितनी हकीकत है, यह कोई नहीं जानता है। और लोगों का मानना है कि जिस एरिया में जहाज गायब हुआ वो बरमूडा ट्रायंगल में आता है और यह एक बेहद ही रहस्यमय और चौंकाने वाली खबर थी, जिस पे लोगों को आज तक यकीन नहीं हो पाया है। नंबर 4, फ्लाइट 19 के गायब होने की घटना काफ़ी चौंकाने वाली थी। जी हाँ दोस्तों, फ्लाइट 19 यूएस के बमबारी करने वाले विमान एवेंजर का एक कोड नेम था, जिसने फ्लोरिडा के नेवल बेस से 5 दिसंबर 1945 से उड़ान भरी थी। यह विमान यूएस के बेहतरीन विमानों में से एक था। चार्ल्स टेलर उस समय इस अभ्यास के निर्देशक के तौर पर काम कर रहे थे। उनके साथ 13 ट्रेनिंग पायलट भी थे। विमान का हवाई विस्फोट अभ्यास के लिए पूर्वी दिशा में समुद्र पर 56 मीटर तक आगे जाना निर्धारित किया गया था। यह इलाका ब्रह्मोस का था। इसके बाद 67 मील आगे जाकर उन्हें उत्तर की दिशा की तरफ मुड़ना था और वहां से 73 मील की दूरी पर जाना था। उसके बाद उनको लौटकर फ्लोरिडा आना था। संयोगवश यह एरिया उनका एक त्रिभुज बना रहा था। दिन के करीब 3:30 पर टेलर ने सूचना दी कि उनका दिशा सूचक यंत्र काम नहीं कर रहा है और वो लोग फ्लोरिडा की तरफ ना उड़कर दक्षिण दिशा की तरफ आ गए हैं, जो कि प्लान का हिस्सा नहीं था। कंट्रोल टावर ने टेलर को सूचना दी कि दोबारा उत्तर दिशा के रवाना हो। 15 मिनट बाद टेलर का मैसेज मिला। इस बार टेलर काफ़ी कंफ्यूज था और काफ़ी घबराया हुआ लग रहा था। उसका कहना था कि उसके आसपास ज़मीन नज़र नहीं आ रही है और वो बुरी तरह से भटक चुके हैं। 5:50 पर फ्लाइट
रेडार पर नजर आ रही थी, पर कुछ समय बाद ही फ्लाइट रेडार से गायब हो गई थी और उनका संपर्क टूट चुका था और मौसम बहुत ही खराब हो चुका था। इन सब कारणों से 7:27 पर एयर बेस ने 2 मॉनिटर मेरिन विमान को खोज करने के लिए भेजा। उनमें से केवल एक खोजी विमान ही वापस आ पाया। इसका दूसरा प्लेन भी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था और उसका संपर्क भी नहीं हो पा रहा था और फ्लाइट 19 का भी कोई अता पता नहीं था। इसके बाद 5 दिन तक उन विमानों की खोज अटलांटिक महासागर में 2500 स्क्वायर फीट के एरिया में की गई, लेकिन खोजकर्ताओं के हाथ में कुछ और फ्लाइट 19 और उसके क्रू मेंबर्स के बारे में आज तक कोई पता नहीं चल पाया है। नंबर 3, द विंचक्राफ्ट बोट। 22 दिसंबर 1967 को विंचक्राफ्ट नामक एक छोटे क्रूज बोट मियामी से रवाना हुई। बोट में बराक और उनके फादर थे। ये बोट बराक की ही थी। रात के 9 बजे बराक ने कोस्ट गार्ड को एक वॉकी टॉकी से मैसेज भेजा और उसने कहा कि उसकी बोट से कुछ टकराया है, पर उसकी बोट को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। पर उसने सुरक्षा के चलते उनसे मदद मांगी और बोट को किनारे की तरफ खींचने के लिए कहा। लगभग 20 मिनट बाद जब कोस्ट गार्ड की टीम वहां पहुंची तो लोकेशन पर कुछ भी नहीं था, ना बराक और ना ही उनकी टीम। कुछ लोगों का मानना है कि बराक की बोट टकराने के कारण डूब गई होगी, पर जानकारों का कहना है कि उसकी बोट में फ्लोटेशन डिवाइस लगा हुआ था, जिसके कारण उसकी बोट डूब नहीं सकती थी और उसमें रखा सामान भी लोकेशन के आसपास तैरता नजर नहीं आ रहा था। उन्हें ढूंढने के लिए 24,500 मील का पूरा एरिया छान लिया था, लेकिन उनके बारे में कोई भी सुराग नहीं मिल पाया था। नंबर 2, डिसअपीयर ऑफ फ्रैंक और लियोन। यह बात 2003 की है। एक न्यूली मैरिड कपल फ्रैंक और रोमिना लियोन फ्रेंच कॉरिडोर से 16 फुट लंबी बोट में सैर करने के लिए निकले थे, लेकिन वो आखिरी बार था जब उन दोनों को देखा गया। इसके बाद वो कभी भी लौटकर वापस नहीं आए और जब वो काम पर अगले दिन नहीं पहुंचे तो उनके कोवर्कर ने उनके मिसिंग होने की खबर लिखवाई और अगले दिन 6 बजे सर्च अभियान शुरू किया गया। 35,700 स्क्वायर फीट का पूरा एरिया छान लिया, पर उन दोनों के बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं मिली। कुछ का मानना था कि फ्रैंक बोट चलाने में इतने माहिर नहीं थे, तो कुछ लोगों का कहना था कि उनके बोट में रेडियो नहीं लगा हुआ था, जिससे वो संपर्क नहीं कर पा रहे थे और उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन भी घर पर ही छोड़ दिए थे। कुछ दिनों बाद उनके पिता ने भी उनके वापस आने की आस छोड़ दी थी। कहा जाता है जहां वो गए थे वो एरिया बरमुडा ट्रायंगल में आता है। नंबर 1, ब्रूस वेनोस जूनियर के साथ घटी यह घटना बहुत ही रहस्यमय और विवादास्पद है। जी हाँ दोस्तों, ब्रूस वेनोस एक बहुत ही जोशीले पायलट थे और 20 साल की उम्र में ही उन्होंने 600 मील तक का जहाज उड़ाने का फ्लाइंग टाइम क्रॉस कर लिया था। वो फ्लोरिडा और बहामास के क्षेत्र से काफ़ी फेमिलियर थे और 1970 में ब्रूस ने अपने पिता और उनके बिजनेस पार्टनर के साथ बहामास के एक एंडोस टाउन एयरपोर्ट से उड़ान भरी। जब वे बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर से जा रहे थे तो उनके सामने अचानक कुछ अजीबोगरीब बादल उनको नज़र आने लगे और वो कुछ सोच पाते उससे पहले ही उन्होंने उस बादल में एंट्री कर ली थी। 10 मिनट बाद उनका जहाज उन बादलों से बाहर निकलने में कामयाब हुआ। अब ब्रूस के सामने खुला आसमान था। कुछ आगे चलने पर मौसम काफ़ी बिगड़ चुका था और जैसे ही वो आगे की तरफ चले तो वो दूसरे बादलों में जाने लगे और उन्हें नहीं पता था कि यह उनके लिए यादगार पल होगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही वो आगे जाने लगे उनकी तरफ एक रोशनी उन्हें दिखाई देने लगी और जैसे ही वो आगे जाते गए वो रोशनी तेज होती गई और वो एक घने बादलों के बीच में फंस गए थे। वो बादल उन्हें एक टनल के रूप में नज़र आ रहे थे और वो एक स्प्रिंग रूमा टनल नज़र आ रहा था जो आगे से सिकुड़ता जा रहा था और
जैसे जैसे वो रिंग फॉर्म में आगे की ओर बढ़ते हुए सुरंग में जा रहे थे तो उनके चारों तरफ सफ़ेद बादल घिरे हुए थे। विमान के क्रू मेंबर उस सुरंग में केवल 20 मिनट तक ही रहे होंगे और जब वे बाहर आए तो उन्हें अपने शरीर और जहाज को काफ़ी भारी महसूस किया और अब वो बादल डोनट का आकार लेता हुआ नजर आ रहा था। पर अब उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और मैग्नेटिक इक्विपमेंट ने काम करना बंद कर दिया था, केवल इंजन ही काम कर रहा था। दिशा यंत्र पूरी तरह से बेकाबू हो गया था और दिशा सूचक यंत्र की सुई बहुत तेजी से घूम रही थी और किसी तरह उन्होंने रेडियो से संपर्क किया जहां उन्हें बताया गया कि उनका विमान रेडार पर नजर नहीं आ रहा है और वे अब काफ़ी दूर आ चुके थे। बादल भी अब हल्के होने लगे थे और वो बादल अब इलेक्ट्रॉनिक फेन्स के रूप में टूटने लगे थे और कुछ ही पलों में आसमान साफ हो गया था। बादलों का कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहा था। रेडार पर भी अब उनका विमान नजर आने लगा था। इस पूरी घटना में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अब वो अपनी मंजिल से केवल 13 मिनट की दूरी पर ही थे। जी हाँ दोस्तों, जिसको पूरा करने में उन्हें 75 मिनट का समय लगता है वो उन्होंने सिर्फ 45 मिनट में ही पूरी कर ली थी। ब्रूस का मानना है कि उनका प्लेन किसी तरह के टाइम मशीन में फंस गया था जिसके कारण उन्हें 30 मिनट पहले और 100 मील आगे धकेल दिया था और यह घटना उनके लिए काफ़ी यादगार और रहस्यमयी घटना थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में आप कमेंट्स करके जरूर बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। हम फिर से हाजिर होंगे ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।